टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जिसके राइटर हैं A.K. रामानुजन। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स एक ऐसी स्टोरी है जिसमें राजा, मंत्री से लेकर उसका पूरा राज्य बेवकूफ़ लोगों से भरा होता है। राजा ने सोचा होता है कि मुझे बिल्कुल यूनिक करना है, एक अलग राजा बनना है। तो वो क्या करता है कि अनाउंसमेंट करा देता है कि दिन रात हो जाएगा, रात दिन हो जाएगा। यानी दिन में सब सोएंगे और रात को सब काम करेंगे। और अगर कोई भी इस रूल को वायलेट करता है तो उसे पनिश किया जाएगा। तो सब लोग दिन में सोने लगे और रात में काम करने लगे। एक दिन एक गुरु और शिष्य उस राज्य में आते हैं और बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि कितना सुंदर सीन है, बट इसको देखने के लिए कोई है ही नहीं, पूरा राज्य खाली पड़ा है। अब वो सोचते कितना स्ट्रेंज है, तब वो घूम रहे होते हैं। ऐसे ही घूमते घूमते उन्हें रात हो जाती है। रात होते ही देखते हैं कि जैसे बाकी राज्यों में दिन में चहल पहल होती है, सब काम करते हैं, यहाँ लोग वही काम रात में कर रहे हैं। अब उनको लगी होती है बहुत तेज भूख, मार्केट खुली है, चलो कुछ खाते हैं। अब जब वो जाते हैं तो वो कुछ भी पूछे, सबका एक ही जवाब कि इसके लिए जैसे करेंसी होती है, हमारी रुपीस है, यूएस में डॉलर है, ऐसे ही वहाँ की करेंसी थी डुडू। तो वो बोलते हैं कि मुझे ये खरीदना है, कितने का है, कुछ भी पूछो तो एक सिंगल डिडू देना पड़ेगा आपको। यानी कि 1 किलो केले लो या 1 दर्जन केले लो, 3 किलो लो या 3 दर्जन लो, आपको प्राइस कितना पे करना है, सिर्फ एक सिंगल डुडू। अब शिष्य बोलते हैं पता नहीं गुरुजी को क्या प्रॉब्लम है, इतना सस्ता सामान मिल रहा है, इतने बढ़िया जगह है। तो बोलता है गुरुजी एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं यहीं रहूंगा। गुरु फिर से उसको चौकन्ना करते कि देख लो ये बेवकूफ़ों का शहर है। तो बोलता है नहीं नहीं, मैं रह लूंगा यहाँ, खाने पीना अच्छा मिल रहा है, मैं रह लूंगा। होता क्या है, एक रात को एक चोर की जो है मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक मर्चेंट के घर चोरी करने जाता है, तो वो दीवार में होल करता है और उसके अंदर जाता है चोरी करके, वापस उसी होल से आ रहा होता है, तभी वो दीवार गिर जाती है और वो गिरने के बाद मर जाता है। उसके बाद जो उसका भाई है, जब उसे पता चलता है कि भाई मेरा भाई मर चुका है, जो चोर का भाई है, वो राजा के पास जाता है और बोलता है कि हम तो बरसों से जो करियर है हमारा चोरी, हम तो वही कर रहे थे, और पता नहीं दीवार मर्चेंट ने कैसी बनाई थी, मेरे भाई के ऊपर गिरी और वो मर गया, मुझे तो इंसाफ चाहिए। राजा बोलता है बिल्कुल सही बात कर रहे हो, तुम तो अपना काम ही कर रहे थे। वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि जाओ जाके उस मर्चेंट को पकड़ के लाओ। अब वो मर्चेंट आता है, वो बोलता है कि क्या हुआ, तो राजा उसको सारा इंसिडेंट समझाता है। उसके बाद मर्चेंट बोलता है कि पर दीवार जो थी वो तो मेरे पिताजी ने बनवाई थी, पर हम जिस बिल्डर ने बनाई थी उसको मैं जानता हूँ। तो वो बिल्डर का पता बता देता है। राजा अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि उस बिल्डर को लेकर आओ। बिल्डर, क्योंकि काफी टाइम पहले थी तो बिल्डर थोड़ा बूढ़ा हो चुका होता है, उसको लाया जाता है। सारी बात उसे बताई जाती है कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो बिल्डर कह रहा है कि ठीक है, मैं मानता हूँ मुझसे हुई है गलती, लेकिन इस गलती के पीछे एक कारण है। तो राजा पूछते हैं क्या कारण है तुम्हारे इस गलती के पीछे, तुमने खराब बनाई है तभी तो वो गिरा। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, इसके पीछे कारण ये है ना कि एक डांसर थी उस टाइम पर, उसने घुंघरू पहने हुए थे, अब वो बार बार गलियों में घूम रही थी ना, तो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी वो बहुत ज्यादा। बोलता है ठीक है, एक काम करो, उस डांसर को पकड़ कर लेकर आओ। अब सिपाही जाते हैं। अब क्योंकि उसके पिताजी के टाइम की वो बात बता रहा है मर्चेंट की, उस टाइम दीवार बनी थी, तो वो जो लेडी होती है, जो डांसर थी, वो बूढ़ी हो चुकी होती है, उसको पकड़ के लाया जाता है। तो वो डांसर बोलती है कि उसको सारी बात बताई जाती है। तो वो डांसर बोलती है कि इसमें मेरी गलती नहीं है। राजा बोलते हैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बोल रहे तुम्हारी गलती नहीं है, तुमसे पूछ रहा हूँ, कह रहा है तुम्हारी गलती नहीं है, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या रीजन है। वो बोलती है कि मैंने ना अपने गहने दिए हुए थे सोनार को बनने के लिए, अब वो गहने बना ही नहीं रहा था, अब इसीलिए मुझे बार बार ना चक्कर लगाने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रैक्ट हुआ। अगर उसने गहने बना दिए होते तो ना मैं चक्कर लगाती, ना ये डिस्ट्रैक्ट होता, ना ऐसी दीवार बनती और ना ये आज इंसिडेंट होता है। तो राजा कहता है हाँ तुम्हारा भी वैलिड पॉइंट है, एक काम करो सोनार को पकड़ के लाओ। तो उससे पूछा जाता है कौन सा सोनार है, वो बताती है। अब सोनार को कहीं बाहर से बातें पता चल रही होती कि ऐसा ऐसा चल रहा है, उसको पता था कि अगला नंबर उसका आने वाला है, तो वो छुप जाता है जाकर। पर सिपाही उसे ढूंढ कर राजा के सामने पेश कर देते, उसको बात तो पता ही होती है। तो वो बोलता है इसमें मेरी गलती नहीं है। अब राजा कहता है कि तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अब तुम अपना रीजन बताओ कि तुम्हारी गलती कैसे नहीं है। तो सोनार कहता है कि मेरे को ना एक मर्चेंट ने बोला था कि अर्जेंटली ऑर्डर है क्योंकि शादी है उसके घर में, तो वो गहने बनाने थे। अब वो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात में भी पॉइंट है, एक काम करो उस मर्चेंट का नाम बताओ।
अब सोनार जब बताता है तो वो तो उसी मर्चेंट के पिताजी होते हैं। वो बोलता है देखा घूम फिर के तुम्हारे पे ये बात आ गई ना। तो राजा उससे पूछते हैं एक काम करो तुम उस मर्चेंट का नाम बताओ। तो वो जो मर्चेंट आया होता है पहले उसी के पिताजी का नाम बताता है। बोलता है राजा कि देखा घूम फिर के तुम्हारे पे ही बात आ गई, अब तुम्हें ही सजा देनी पड़ेगी। अब वो मर्चेंट घबरा जाता है, बोलता है कि पर गलती तो मेरे पिताजी के टाइम पे हुई थी ना, मेरे पिताजी से हुई थी और वो तो अब है भी नहीं इस दुनिया में। तो राजा कहता है क्यों, उनकी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे नाम हो गई है, तो उन्होंने जो गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना, भले ही वो नहीं है बट तुम तो हो ना उनकी जगह। जब उनकी प्रॉपर्टी नहीं है पर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, गलती उन्होंने की है तो सजा तुम्हें भी मिलनी चाहिए। उस मर्चेंट के लिए एक स्टेक तैयार किया जाता है। स्टेक बेसिकली पहले के टाइम पर फंदे से फांसी नहीं दी जाती थी। जैसे किसी की बलि देते हैं तो उसको एक पोर्शन बनाते हैं कि उसकी गर्दन उसमें फिट हो जाए, उसके बाद उसको ऊपर तलवार या किसी भी शस्त्र से मार दिया जाता है। स्टेक बनाते हैं बट उसमें उसकी गर्दन फिट ही नहीं हो पाती क्योंकि वो बहुत सुकड़ा सा होता है, स्टेक थोड़ा सा मोटा बन जाता है। अब सिपाही बोलते हैं कि अगर ये थोड़ा मोटा होता तो काम बन जाता। तो राजा ऑर्डर देता है अपने सिपाहियों को एक काम करो, एक मोटे आदमी को ढूंढो। तो सिपाही निकल पड़ते हैं। अब वो इधर उधर जब घूम ही रहे होते हैं तो उन्हें दिख जाता है गुरुजी के शिष्य। अब गुरुजी के शिष्य काफी टाइम से रह रहे होते हैं, आराम से खा पी रहे होते हैं, तो वो थोड़े से मोटे हो गए होते हैं। अब जो जितने भी सिपाही हैं सब उसके पास आते हैं और उसको सारी बात बताते हैं। तो शिष्य बोलते हैं मैंने क्या किया है ना, मैं उस टाइम था ना, मैंने अब कुछ किया है ना, चोर मेरी वजह से मरा है, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों फांसी पे चढ़ूं। बोलता है क्योंकि तुमने कुछ तो नहीं किया है पर तुम मोटे जरूर हो और हमें मोटा इंसान चाहिए। अब शिष्य को समझ आ जाता है गुरुजी ने क्यों मना किया था, यहाँ तो बेवकूफ लोग हैं। अब शिष्य क्या करता है, हाथ जोड़ता है और अपने गुरु जी से प्रार्थना करता है कि मुझे बचा लीजिए। अब गुरुजी के पास पावर होती है, गुरुजी को सब पता चल जाता है कि हाँ मेरे शिष्य के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, वो मुझे पुकार रहा है, चला जाए। जब उसे वहां लेकर जाया जाता है तो गुरुजी आ जाते हैं और अपने शिष्य के कान में कुछ कहते हैं। शिष्य भी हामी भरता है और फिर गुरुजी बोलते हैं कि राजा आप तो इतने समझदार हैं, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। तो बोलते हैं ठीक है पूछो। तो बोलते हैं अच्छा एक बात बताइए कि गुरु और शिष्य में बड़ा कौन हुआ। तो राजा बोलते हैं ऑफ कोर्स गुरु बड़ा होता है। तो बोलता है ठीक है एक काम करो, आप मुझे फांसी पे चढ़ा दो। राजा बोलता है ठीक है वैसे भी मुझे तो न्याय ही करना है, चढ़ जाओ तुम फांसी पे। तभी शिष्य बोलता है नहीं नहीं पहले तो मैं ही मरूंगा। गुरु कहता है हम आपके गुरु हैं तो हम ही मरेंगे पहले। ये झगड़ा चल रहा होता है तो राजा ये सोचता है कि इनको मरने की इतनी क्या जल्दी होती है। तो वो गुरुजी से बोलता है कि आप इतने ज्ञानी है, एक बार बताइए तो आप मरना क्यों चाह रहे आपस में। बोलते हैं ठीक है। तो एक कोने में को लेके जाता है राजा को गुरु और बताता है कि इस टाइम पर एक तो आपका जो राज्य है वो बहुत ज्यादा यूनिक है और आप जैसे समझदार राजा है तो आपके और ये स्टेक जो है ना वो भगवान का न्याय है एक तरीके से। तो इसमें पहले जो भी मरेगा वो इस राज्य का राजा बन जाएगा और जो दूसरा मरेगा वो मंत्री बन जाएगा। अब उस वो बोलता है कि देखो मैंने आपसे इससे पहले ही बोल दिया था कि मुझे करना है और मैंने प्रॉमिस लिया है आपसे, मुझे मारना पड़ेगा। तो राजा बोलता है हाँ ठीक है एक काम करते हैं, हमने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि इनकी ना एक दिन के लिए फांसी टाल दो उसके बाद दी जाएगी। तो उनको बंदी गृह में डाल दिया जाता है। अब राजा अपने मिनिस्टर को जाके ये बात बताता है कि ऐसे ऐसे बात है। तो राजा बोलता है कि मेरा राज्य है मैं उसे क्यों दूं, मैं ही बनूंगा राजा। तो मिनिस्टर बोलता है कि अच्छा अगर हमें राजा और मंत्री दोबारा बनना है ना तो हमें मरना होगा। राजा बोलता है बिल्कुल बिल्कुल मर जाऊंगा, अपने राज्य के लिए क्या है, दोबारा राजा बन जाऊंगा मैं तो। अब वो कहते हैं कि करें कैसे। तो वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि तो कल मैं जो हमारा दिन का है उनके हिसाब से जो दिन है उस टाइम पर दो जो है वो बंदी भेजेंगे, तुम उनको फांसी पे चढ़ा देना। सिपाही बोलते हैं ठीक है हो जाएगा। अब राजा और मिनिस्टर जो होते हैं रात में जाते हैं और बंदी बन के जाते हैं। सिपाही अब रात इतनी रात में किसी को दिखता कुछ है नहीं, दोनों को मार दिया जाता है, पहले राजा मर जाता है फिर मिनिस्टर मर जाता है। सुबह पता चलता है कि ये तो राजा और वो ही मर गए हैं। अब आपस में जितने भी लोग हैं वहाँ राज्य के और दरबार के वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब राजा ही नहीं है तो अब चलाएगा कौन। तो एक बोलते हैं कि ठीक है
गुरु और शिष्य के पास जाते हैं और बोलते हैं गुरुजी को कि आप राजा बन जाइए और शिष्य आप मिनिस्टर बन जाइए। अब शिष्य तो तुरंत खुश कि हाँ ठीक है, मैं बन जाऊंगा मिनिस्टर। बट गुरुजी बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं बनना। काफी टाइम कन्विंस करने के बाद गुरु बोलते हैं ठीक है, मैं बन जाता हूँ, एक्सेप्ट कर देते हैं। और वो सबसे पहले अनाउंसमेंट करते हैं कि अब से दिन को दिन कहा जाएगा, रात को रात ही कहा जाएगा, और कोई भी चीज एक सिंगल डुड्डू में नहीं मिलेगी। हर चीज का उसके प्राइजेस है उस हिसाब से रखा जाएगा। बाकी नॉर्मल राज्यों की तरह ही ये राज्य भी माना जाएगा। आई होप ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।